अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों के भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी ताया ताई के जुल्म बर्दाश्त किए और आखिर में एक जिन ने उसे इंसाफ दिलाया। मेरे बालों में कोई हल्की हल्की उंगलियां फेरने लगा। उसकी उंगलियां फेरने से मुझे बहुत ही सुकून मिला, और फिर ना जाने मैं कब नींद की आगोश में चली गई, मुझे पता भी ना चला। काफ़ी घंटे इसी तरह गुजर चुके थे। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मैं फर्श पर सर रखकर लेटी सो रही थी। फिर मैं एकदम घबराकर उठ बैठी। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली तो मुझे रात वाला सारा वाक़या याद आ गया। उसके साथ मुझे ये भी याद आ गया था कि किसी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रखा था। ये सोचकर मैं एकदम डर सी गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर वो कौन था, क्योंकि यहाँ पर इस कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर मेरा सर किसने थामा था? मेरा नन्हा ज़हन इस बात को सोच रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने अब दोबारा से उठकर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद बुआ आ गई थी। बुआ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी, और वो भी ताई से छुपाकर। मैंने एक उम्मीद के तहत बुआ से कहा, बुआ मुझे यहाँ से निकाल दें, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है जिससे मुझे डर लगता है। रात भी मैं डरते हुए सो नहीं पाई। फिर बुआ कहने लगी, बेटा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे यहाँ पर कैद भी ना होने देती, लेकिन मैं क्या करूँ? तुझे पता तो है कि तुम्हारी ताई किस तरह की औरत है, वो कभी भी तुझे इस तरह यहाँ से नहीं निकालेगी। बुआ ने नज़रें चुराते हुए बेबसी से मुझे कहा तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब बुआ के हाथ में नहीं है। वो कभी भी ताई की मर्ज़ी के बगैर मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। फिर बुआ नाश्ता रख कर फ़ौरन वापस चली गई। फिर मैंने ना चाहते हुए भी मैंने वो नाश्ता किया, क्योंकि बुआ इतनी मोहब्बत से मेरे लिए चोरी छुपे लेकर आई थी, और उन्होंने अपनी ज़ात के लिए इतना रिस्क सहा था। नाश्ता करने के बाद अब मुझे फिर सारा दिन यहीं पर बैठकर गुजारना था। वहाँ पर बैठे बैठे रात को होने वाला वाक़या मेरे जहन में ताज़ा हो जाता था। ना जाने यहाँ पर कोई था या फिर नहीं था, या फिर वो सब मेरा वहम था। मैं खौफज़दा निगाहों से कमरे की एक एक चीज़ को देख रही थी, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई मौजूद है। अब दूसरी रात हो चुकी थी। आज भी कमरे में घुप अंधेरा था, जबकि सन्नाटे और खामोशी की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। आज फिर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी जब इसी तरह मैं बैठी रही तो फिर किसी ने आकर मेरा सर अपनी गोद में रखा, और फिर उसकी गोद में सर रखते ही मैं सो गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसका मतलब था कि ताई ने मुझे आज़ाद कर दिया था। मैं बहुत ही खुशी खुशी घर के अंदर आई, लेकिन सामने ही ताया ताई और उनके बच्चों को बैठा देखकर मैं अपनी जगह पर रुक सी गई। ताया ताई ने मुझे साफ कह दिया था कि अब ना तुम किचन में जाओगी और ना ही इधर उधर फिरोगी। अब तुम सिर्फ अपने कमरे तक ही महदूद रहोगी, और जब भी तुम्हें खाना वगैरह खाना होगा तो बुआ तुम्हें वहीं पर खाना पहुंचा देगी।
تمہیں یہاں وہاں پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تائی نے مجھے صاف صاف منع کر دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں ان کے سامنے تک نہ آؤں۔ لیکن میں کیا کرتی؟ یہ گھر تایا تائی کا تھا اور وہی لوگ اس کے مالک تھے۔ اور پھر وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تائی کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے اپنے 2 بچے بھی تھے۔ جبکہ تایا کا بیٹا بیرون ملک پڑھنے گیا تو وہیں کسی عورت سے شادی کر لی اور پلٹ کر پاکستان نہیں آیا۔ جبکہ اب گھر میں تایا تائی اور میں ہی ہوتے تھے۔ بوا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب گھر کے کاموں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی، لیکن آج بھی تایا تائی کا مزاج اسی طرح تھا۔ میں ان سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتی تھی، صرف کام کی ہی بات چیت کرتی تھی۔ تائی کی بیٹی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اکثر یہاں آ جاتی تھی۔ لیکن آج صبح ہی فون کر کے ماں سے کوئی بات کی تھی تو تائی نے اسے آنے کا کہہ دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن تائی آج کچھ خاموش سی لگ رہی تھی۔ شام کو جب وہ آئی تو اس نے تائی کے ساتھ کچھ بات کی اور اس کے بعد تایا بھی ان کی میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد تایا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ بسما کے جیٹھ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو اس کی بیوی کو مرے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اس کے بچے رل رہے ہیں، اس لیے گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھو کہ بسما کے جیٹھ نے تمہارے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ ایک کاروباری شخص ہے اور اس کے پاس بہت بڑا گھر بھی ہے۔ وہ تمہارا اچھے سے خیال رکھے گا اور تم بھی وہاں پر خوش رہو گی۔ تایا نے بڑے ناپ تول سے یہ بات کہی اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تایا نے میرے اوپر یہ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا، جبکہ میرے لیے 50 سال کی عمر والے کا انتخاب کیا، جس کے بچے بھی کچھ ہی وقت میں جوان ہونے والے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اتنے میں اچانک مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ تایا تائی میں سے ہی شاید کوئی ہوگا، لیکن جب کوئی نہ بولا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دیکھتے ہی میرا دل دھک سا گیا، کیونکہ میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں اور شدت سے رونے لگی۔ لیکن جب مجھے خیال آیا تو میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں وہی جن زادہ ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب تم اس دن سٹور میں بند تھی تو میں وہیں ساری رات بیٹھا پہرا دیتا رہا، اور جب خوف سے تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے تمہارا سر اپنی گود میں رکھا، جس کے بعد تم فوراً ہی سو گئی۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے وہ رات شدت سے دوبارہ یاد آ گئی۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور پھر اسے کہنے لگی کہ تم میری مدد کو آخر کیسے چلے آئے اور تم اس سٹور روم میں کیا کر رہے تھے؟ پھر اس نے کہا کہ تمہارے گھر کے پچھلی طرف جو درخت ہے میں وہیں پر رہتا ہوں۔ تمہارے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے علم ہے۔ تمہارا تایا تائی تمہارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں اور اس گھر میں تمہاری کیا اوقات ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس جن زادے نے مجھ سے یہ کہا تو میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، لیکن پھر آج والے واقعے کو سوچ کر میں دوبارہ سے رونے لگی۔ روتے روتے میں نے اسے بتایا کہ میری تائی نے اپنی بیٹی کے جیٹھ کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے۔ میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھ سے دگنی عمر کا آدمی ہے۔ میں نے پھر اس جن زادے سے مدد مانگی تو پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے تایا تائی سے میں تمہیں تمہارا حق بھی دلوا کر رہوں گا۔
फिर उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। उस जिनज़ादे की ये बात सुनकर मैं चौंक उठी और मैंने उसे कहा कि आखिर मेरा कौन सा घर है। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं ये सोचती रह गई कि आखिर ये जिनज़ादा मेरी मदद क्यों कर रहा है, और क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। आखिर उसने बिना बुलाए मेरी मदद की हामी कैसे भर ली। मेरे दिल में बेचैनी हो रही थी। जिन्नात का नाम सुनते ही खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ जाती। फिर अगले दिन ताई ने मुझसे आकर कहा कि तुम्हारा निकाह जुमा के दिन तय हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे कपड़े और जूते वगैरह तुम्हारे ससुराल की तरफ से आ जाएंगे। बस तुम अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। ताई ने मुझे सख्ती और रूखे अंदाज में कहा तो मैं उनका चेहरा देखती रह गई। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं क्या करती और किधर जाती। अपने ठिकाने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। और उस बूढ़े आदमी से मैं शादी नहीं करना चाहती थी, और उस जिनज़ात से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं। और फिर यूं ही वक्त गुज़रता रहा और आखिरकार मेरे निकाह का दिन आन पहुंचा। मेरे ससुराल की तरफ से सामान आ गया था, जिसे पहनकर मैं दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। और फिर कुछ ही देर बाद बिस्मा का जेठ अपने चंद बारातियों के साथ निकाह के लिए आ चुका था। आज ताया और ताई बहुत खुश लग रहे थे। उनकी खुशी मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। मैं उन्हें इस तरह खुश देखकर हैरान थी। फिर जैसे ही निकाह के लिए मुझे बुलाया गया, फिर जब मैं वहाँ पर पहुँची तो न जाने मुझे क्या हुआ। फिर एकदम भारी आवाज़ में मैंने अपने ताया और ताई का नाम लेकर उनको मुखातिब किया, और फिर मैंने उनसे कहा कि ये तुम दोनों की साजिश है। तुम दोनों पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए हो कि अपने असली रिश्ते को भूल चुके हो। अभी भी तुमने इस लड़की की शादी एक डील के तहत की है, और इस लड़की के एवज़ में तुमने उस आदमी से बहुत सारे पैसे मांगे हैं। इतने पैसे कि जिससे तुम्हारे 10-15 साल आराम से गुजर जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।